बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। ज़राई के मुताबिक पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास 19 या 20 मार्च को मुतवक्किल है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इंसानी स्मगलर्स दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बाइस बने हैं और इंसानी स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। देखिए, तमाम मुल्क जो है इस वक्त वो बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं वो कामयाब हो रहे हैं, कहीं उनके जवाब दिया जा रहा है और कई मेरे ख्याल से नाकाम हुई हैं उनकी कार्रवाइयाँ, कई कामयाब हुई हैं। लेकिन तमाम मुल्क में अब ये पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और चूँकि फॉग ऑफ वॉर है तो इसलिए उसमें दुरुस्त अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा कि भाई कहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबर आती है फिर उसकी तरदीद होती है। लेकिन इतना हमें पता है कि काफ़ी जगहों पर मुल्क में काफ़ी इलाकों में, पंजाब में भी वाक़या हुआ, कल शहादतें भी हुई, सब कुछ हो रहा है। इसमें इशू वही है बुनियादी के जो गैर मामूली हालात होते हैं ना, उसमें गैर मामूली फ़ैसले होते हैं। ये आज मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा कि वो लाहौर में ज़ाहिर है इत्तेहादी एक सेटअप है, उसमें वो बात हुई कि जी किसको क्या दिया जाएगा, कौन सी वजारत होगी, मुशावरत, ये इररिलेवेंट चीज़ें हैं सारी। असल बात यह है कि जो गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ते हैं आपको, गैर मामूली फ़ैसले, और उसमें तीन चार चीज़ें अहम रह जाती हैं सिर्फ। एक तो सबसे पहले तो अवाम, उनकी ज़िंदगी, उनके माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो बेचैनी है, परेशानी है, उसका तदारुक, जो सोशल अनरेस्ट जो कि अरूज पे है, इस वक्त अरूज पे है। और उसके बाद फिर सिक्योरिटी, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सिक्योरिटी तो एक कांस्टेंट चैलेंज है। ये दोनों, ये सारे कांस्टेंट हैं, ये 24 घंटों का है कि इसमें आप आगे पीछे मामला तो सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि सरहदों की सिक्योरिटी, बल्कि मुल्क की इंटरनल आपकी जो थ्रेट्स हैं, इसमें इंटरनल थ्रेट्स हैं ना, सरहदों पर लड़ाई नहीं हो रही, मुल्क के अंदर मामला ख़राब है, ख़राबी की तरफ है। और उसके बाद फिर फॉरेन पॉलिसी, जो कि ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें इस वक्त, और ये चार पांच मामलात हैं सारे। और इकॉनमी आपकी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होती जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते प्रॉपर। और ये सारी जो चोरी चकारी और असले की स्मगलिंग और ये और वो पीछे इसके वो पावर्स होती हैं जो चाहती हैं कि अफरा तफरी होती रहे, अफरा तफरी जारी रहे, क्योंकि उसी में उनका खेल जो है वो चलता है। कहीं कोई नाराज़ होते हैं लोग, कहीं कुछ लोग, बहुत थोड़ा तबका ऐसा होता है जो इस मरहले में खुश होता है, अक्सरियत परेशान होती है मुल्क के अंदर। लेकिन फिर मैंने बात आपसे वही कही कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करके इससे निकलें। ये रवायती बात है, इजलास हो गया, मीटिंग हो गई, मुशावरत कर ली, ये हो गया, वो। लोग परेशान हैं, लोग परेशान आ लें चार चीज़ों को। ये पूरा ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। मैं बार बार ही बात कह रहा हूँ कि दूसरी जंग अजीम के बाद का ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। कहाँ दुनिया में इस वक्त बात हो, देखें ना, जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो हमारा अपना इशू है। हमें अपने लोगों की ज़िंदगी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लोग अगवा हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं या लोग कत्ल हो रहे हैं, ये सारा इशू। लेकिन इसको वो जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया भर में एक वावेला मचा रही होती थी दूसरी जंग अजीम के बाद से, लेकिन वो तो ख़त्म हो गई ना, वो तो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। असल बात तो ये है कि आप मुल्कों के अंदर लोगों ने अपने आप को हमने संभालना है बहैसियत कौम के, भाई हमने आगे इससे कैसे निकलना है। वो जो लोग देखते रहते थे बाहर बैठ के कि भाई बाहर से एक बयान आ जाएगा और बाहर से दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, वो ख़त्म हो चुका, वो गया सिस्टम, वो नहीं है अब। चाहे वो इक्तिसादी सिस्टम हो, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, चाहे रियासतें अपने हवाले से फ़ैसला खुद कर रही हैं इस वक्त कि हमने आगे कैसे चलना है। कोई किसी का दोस्त भी नहीं है, दोस्त, लेकिन नए इत्तेहाद कायम हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में। यानी आप ये देखें कि चले वही 24-48 घंटे पिछले, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो दिन है जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूँ ना कि काफ़ी अरसे से कि ये एक पूरा सिस्टम गिर रहा है, पूरा सिस्टम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चल। मैंने कभी ये बात नहीं की कि हुकूमत या हुकूमतें, या मैंने कहा पूरा निज़ाम जाएगा और निज़ाम के निज़ाम जाएंगे। इसमें पूरा एक सेटअप चेंज हो रहा है।
अब ये पता नहीं इंस्टिंक्ट था क्या था, लेकिन मैंने कभी ये बात नहीं की, कभी मैंने ये बात नहीं की कि कोई हुकूमतें या आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। पूरा सिस्टमिक कोलैप्स है, पूरी दुनिया में हो गया। ये नहीं कि पाकिस्तान में हुआ है, हर जगह हो गया। यानी आप ये देखें कि चलें 24 घंटों में देखें क्या हुआ है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि और किस तरह से जो है ये रेत का या जो किला था वो किस तरह रेत बन के गिर रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त सिस्टम। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने हुक्म दिया और उनके हुक्म के ऊपर जो है वो हुतीस के ऊपर यमन में अटैक्स हुए। अच्छा, और उसमें यूएसएस हैरी ट्रूमन जो कि मौजूद है अभी भी रेड सी में ही है, उनकी तरफ से अटैक्स हुए। और उससे पहले उन्होंने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक तवील उन्होंने मैसेज सोशल मीडिया पे जारी किया, उसमें उन्होंने कहा टुडे आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स, फर्स्ट हम दिखा सकें मिलिट्री को कि वो डिसाइसिव और पावरफुल मिलिट्री एक्शन करें हुतीस टेररिस्ट इन यमन। They have waged an unrelenting campaign of piracy, violence and terrorism against America and other ships, aircrafts and drones. अच्छा, जो बाइडन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैथेटिकली वीक थे, ठीक है। सारी बात उन्होंने, लंबा इनका मैसेज है, और उन्होंने बीच में ये भी कहा कि यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी को कई बिलियंस का नुकसान हुआ है, और ये जो अमेरिकन वेसल्स के ऊपर अटैक्स हैं इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और लीथल फोर्स यूज़ होगी। और आखिर में इन्होंने जो बात की, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की इन्होंने, नेशनल ट्रेड, और फिर उन्होंने लास्ट इसको क्लोज ऐसे किया कि टू ऑल हुतीज टेररिस्ट, योर टाइम इज़ अप एंड योर अटैक्स मस्ट स्टॉप स्टार्टिंग टुडे, इफ़ यू डोंट हेल विल रेन डाउन अपॉन यू लाइक नथिंग यू हैव सीन बिफोर। एक तो ये हेल विल रेन डाउन जो है ना, ये कुछ बड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया। अच्छा, और उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस ने, और उसमें 31 जो हैं वो हुतीज़ मुख्तलिफ जगहों पे अटैक हुए, उनके मुख्तलिफ शहरों पे, सना में हुआ, सदा के इलाके में हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स हुए। और उसके नतीजे में जो है, अगर हम इस मैप को देख सकें तो इसमें ये सना पे हुआ है, सदा, अच्छा सदा जो है ना ये वो इलाका है, अगर बिल्कुल हम इसमें सदा के सूबे को देखें, अगर हम काफ़ी दफ़ा यमन को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो सना पे तो हुआ ही है, लेकिन सदा में हुआ है। सदा का वो इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मुलाकात करते हैं जो उनके रहनुमा हैं, हुतीस के रहनुमा जहाँ पे ज़्यादा मुलाकात करते हैं, वो ताइज़ में भी करते हैं। ताइज़ की तो खैर बंदरगाह और ये इसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे 31 लोग जो हैं उनकी जानों से चले गए। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये हुआ कि जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने भी एक मैसेज जारी किया, और उस मैसेज में उन्होंने ईरान को भी लिंक किया साथ कि ईरान ऑन नोटिस है, ठीक है ना। ईरान को ऑन नोटिस, ईरान को हम कह रहे हैं क्योंकि इन तमाम टैक्स का जो बेनिफिशियरी है उन्होंने कहा कि ईरान है, और ईरान को भी हम वार्न कर रहे हैं और साथ ये भी कर रहे हैं। ईरान की तरफ से फिर सख्ती से उसका जवाब आया। अच्छा, वो भी एक्स के ऊपर ही आया, उन्होंने ट्वीट ही किया। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने, ये हम फोर्थ स्लाइड को दिखा सकें तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी बिजनेस डिक्टेटिंग ईरानियन फॉरेन पॉलिसी। वो एरा जो था वो ख़त्म हो चुका है 79 के अंदर, और ये है कि 60,000 जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, और $23 बिलियन दिए हैं एक जेनोसाइडल रजीम को, 60,000 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, और दुनिया जो है अकाउंटेबल करार दे रही है स्टॉप किलिंग ऑफ यमनी पीपल। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये नोटिस पे हैं, लेकिन इससे पहले एक और बात हुई जो बड़ी अहम है कि हुतीस पे अटैक से पहले जो है, और पहले और इसके दरमियान जो है वो अमेरिका ने बाकायदा इन्फॉर्म किया रशिया को, यानी ये अमेरिका का अटैक नहीं था, अमेरिका ने रशिया को ऑन बोर्ड लिया। और उसमें जो है वो जो अगर हम
दिखा सकें। फोर्थ, सेक्रेटरी जो रूबियो ने टेलीफोन पे बात की काफ़ी तफसीली रशियन काउंटर पार्ट से, सर्जेई लेवरोव से। अच्छा, उसका जो अगर हम पढ़ें इसको, फोर्थ स्लाइड को हम देखें तो उन्होंने पहले टेलीफोन कॉल पे बात की और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका जो है वो अटैक करने जा रहा है ईरान बैक हुतीज़ के ऊपर, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हुतीज़ अटैक्स ऑन यूएस मिलिट्री एंड कमर्शियल शिपिंग वेसल्स इन द रेड सी टॉलरेट नहीं होंगे। इनको ऑन बोर्ड लिया। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो रशिया का स्टेटमेंट है वो इससे मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बताता हूँ भी क्या इशू है इसमें। और फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कस किया नेक्स्ट स्टेप्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप्स टू फॉलो अप ऑन रीसेंट मीटिंग्स इन सऊदी अरेबिया एंड एग्री टू कंटिन्यूड वर्किंग टूवर्ड्स रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। अच्छा, जो रशिया की तरफ से उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अगर हम फिफ्थ यहाँ पे देखें तो उसमें भी तकरीबन ऐसे ही है बात, लेकिन उसमें जो है वो एक अगर हम उसको देखें तो उसमें जो फिफ्थ स्लाइड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन है, उसमें बात वही है कि जी फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लवरोव ने बात की यूएस से, सेक्रेटरी स्टेट से, यूएस इनिशिएटिव पे उन्होंने कॉल की, ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मार्को रूबियो इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ यूएस डिसीजन टू लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द हूथी फोर्सेस इन रेड सी रीजन। अब वो टेररिस्ट और ये सारा यहाँ पे हूथी फोर्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अल्फाज का थोड़ा सा ऊपर नीचे अल्फाज हैं। अच्छा, लेवरोव ने जो रिस्पॉन्स दिया आर्गूमेंट्स बाय द अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने स्ट्रेस किया कि ऑल पार्टीज टू इमीडिएटली सीज द यूज ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल बंद करें सब, यानी सबसे मुराद ये है कि सब, और पॉलिटिकल डायलॉग में अपने आप को एंगेज करें, ऐसा सॉल्यूशन जो कि मजीद ब्लड शेड को रोके। अच्छा, अब ये दोनों के अल्फाज में फ़र्क है, ठीक है ना। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो, इन्होंने कहा है कि हमने कहा है बंद करो, ऑफिशियल्स ऑल्सो स्टेट स्पेसिफिक एक्सपेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, फिर वही बात कि यूक्रेन के ऊपर हमने आगे बढ़ना है, जो 18 फरवरी की मीटिंग में डिसाइड हो गया था। एग्रीड टू मेंटेन कॉन्टैक्ट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि इसको फोर्स को रोकें, अब आप फोर्स को इस्तेमाल ना करें, होती इसके अगेंस्ट को पॉलिटिकली इसको हैंडल करें डायलॉग के जरिए। और उन्होंने, अमेरिका ने खुद अटैक करने से पहले रशियंस से बात की, उसके अटैक के बाद या उसके दौरान, जिस वक्त भी, लेकिन कम्युनिकेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों मुल्कों का, और जो एक ख़ास लेवल पे, यानी सेक्रेटरी स्टेट्स के लेवल पे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनके एनएसएस के दरमियान भी राब्ते हो गए हैं, इनके पूरे डेलीगेशन मिल चुके हैं ना। रियाद में तो एनएसए भी थे, और उसके अलावा उनके जो हैं वो सीआईए के, और उनके जो रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो हेड हैं वो, उनके भी राब्ते हैं सबके। तो ये जो है ये अटैक हुआ हुतीज़ के ऊपर। अच्छा, हुतीज़ पर अटैक की बुनियादी तौर पे अब जो वजह समझ में आती है वो ये है कि 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था हुतीज़ ने कि 4 दिन तक अगर ये सीज़ फायर रिन्यू नहीं हुआ तो हम जंग बंदी जो हमने अभी की हुई है सीज़ फायर के दौरान, हम उसे ख़त्म कर देंगे और हम इसराइल पर अटैक कर देंगे। अब वो जंग बंदी उधर जो है हमास से अलग बातचीत हो रही है, तो इधर जो है वो हुतीज़ गालिबन तैयारी पकड़ रहे थे कि हम दोबारा इसराइल पे अटैक करें, या ये है कि या शिप्स को दोबारा रोक दें, क्योंकि उधर सीज़ फायर से इधर भी सीज़ फायर हो गया था ना। उधर सीज़ फायर हुआ था जैसे ही गज़ा में, तो हुतीज़ ने भी सीज़ फायर कर दिया था, और यहाँ से भी जहाज़ जा रहे थे और सारा मामला खुल गया था, पूरा एक दुनिया खुल पड़ी थी। अच्छा, इन्होंने फिर आगे से हुतीज़ ने भी जवाब दिया है कि एक्सलेशन का जवाब एक्सलेशन से होगा। अब जो आपने कर दिया इसका जवाब होगा। एक शायद उनकी तरफ से मिसाइल फायर हुआ है, जो गालिबन इसराइल में नहीं लेकिन कहीं इजिप्ट के इलाके में, सहरा के इलाके में गिरा है, लेकिन अभी जो है वो हुती जवाब देते हैं या नहीं देते, अभी इस पर होल्ड है, क्योंकि रशिया और अरब ममालिक भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि इसमें एक्सलेशन हो, ये एक्सलेशन दोबारा हो, लेकिन चूँकि वो अटैक करने वाले थे तो इसको होल्ड करवाने के लिए ये बात हुई है कि उन्होंने अटैक कर दिए। 31 लोग इसमें हुतीज़ के जो हैं, हुतीज़ अब जवाब क्या देते हैं, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो ओमान पहुंच गए हैं, मस्कत, और मस्कत जो है वो जो, अब मैं इसके बारे में सिर्फ ये इतना मुतात अंदाज में कहना चाह रहा हूँ कि वो मस्कत में है। मस्कत की जो सरजमीन है वो भी एक तरह से जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें इस्तेमाल हुई है। मस्कत वो खूबसूरत मुल्क है जिसने जो है तमाम तर
प्रेशर्स के बावजूद वो जब ये हुतीज़ और अरब ममालिक का झगड़ा चलता रहा तो वो उसमें न्यूट्रल रहे। हालांकि उनको यमन से बॉर्डर मिलता है और कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि बीच में हदरुल मौत बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि यमन की सारी पॉपुलेशन एक तरफ है जो बंदरगाह और ये सऊदी अरब, जो बाकी जो हदरुल मौत का इलाका है बहुत बड़ा, जिसमें बेशुमार ट्राइब्स हैं। मतलब इतना मुश्किल है उनके ट्राइब्स के नाम याद करना। दो मुल्कों के ट्राइब्स के नाम याद करते करते इंसान का दिमाग बिल्कुल उसका दही निकल जाए। और वो एक यमन के ट्राइब्स हैं और एक जो है वो आपकी लीबिया के ट्राइब्स हैं। मैंने इतनी कोशिश की है कि ट्राइब 8, 10, 12, 15 का नाम याद हो जाए, वो बहुत लंबी लिस्ट है। इतने ट्राइब्स हैं कि आप परेशान हो जाएंगे, इतने ट्राइब्स कैसे हैं इस इलाके में। बहुत बहुत कबीले, कबीलों के कबीलों के कबीलों के कबीले, वो सदियों साल से, हज़ारों साल से यहाँ पे। तो ये जो है ये वो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मस्कत में, और वो जो है वो वहाँ पर, अच्छा उसकी मस्कत की इम्पोर्टेंस ये है ओमान की कि वो वहाँ पर जो है वो बायलैटरल टॉक्स भी ईरान और अमेरिका की अगर कहीं होती हैं तो वो मस्कत में होती हैं, और ख़ास तौर पे हुतीज़ के हवाले से। हुतीज़ के हवाले से जितनी भी टॉक्स होती हैं तो वो टॉक्स हमेशा वो मस्कत में होती है। तो मेरी इतला के मुताबिक ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मस्कत पहुंच गए इन अटैक्स के फ़ौरन बाद। ये अटैक्स आज अलग सुबह हुए हैं, आज सुबह तक ये जारी रहे हैं, और ये जो है ये उसके बाद अब मतलब अभी वहाँ पे गालिबन यकीनन बातचीत वगैरह हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो है वो दूसरा जो इसमें इशू है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और ऐलान किया आज, और वो जो उन्होंने ऐलान किया वो जो जनरल कीथ केलॉग हैं वो जो कि यूक्रेन और रशिया के लिए नुमाइंदा खुसूसी थे, उनको उन्होंने दोबारा अनाउंस किया, उनका दोबारा अनाउंस किया। ये सेकंड स्लाइड अगर हम देखें तो दोबारा उनकी नामजदगी की है उन्होंने। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट जनरल कीथ केलॉग हैज़ बीन अपॉइंटेड स्पेशल इन्वाइट टू यूक्रेन। General Kellogg, a highly respected military expert, will deal directly with President Zelensky and Ukraine leadership. He knows well, और बड़े अच्छा रिलेशनशिप है। Congratulations जनरल Kellogg। अभी अनाउंस तो पहले कर चुके हैं, अब क्यों अनाउंस किए? ये तो पहले अनाउंस है। पहले की अनाउंसमेंट, इसकी अनाउंसमेंट फ़र्क ये है कि इनका एक दर्जा कम हो गया। अभी ये रशिया के नहीं है, सिर्फ यूक्रेन के रह गए। इससे पहले वो रशिया और यूक्रेन दोनों के नुमाइंदा खुसूसी थे, अब वो सिर्फ यूक्रेन के नुमाइंदा खुसूसी होंगे। तो ये इनका एक दर्जा जो है वो घटा के उन्होंने दोबारा इसको मुबारकबाद दी है। और ये इसलिए बात की गई है कि ये रशिया की तरफ से इनसे कंसर्न शो हुए थे कि ये जो बंदा है आपका बड़ा अच्छा आदमी है जनरल कीथ केलॉग, लेकिन ये जो है ये टिपिकल मिलिट्री माइंडसेट से सोचता है जो कि यूक्रेन के साथ और नेटो के साथ और हम जिस दुनिया में जा रहे हैं उसके साथ ही मैच नहीं करता। देखिए ना, ये कोल्ड वॉर के दौर का ये बंदा है, अच्छा बंदा है, लेकिन कोल्ड वॉर के दौर का, और वही नेटो ऐसे होगी और आयरन कर्टन बनेगा और ऐसे होगा और वैसे होगा, तो वो मतलब सूट नहीं करो, उसको बात समझाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप नए दौर में जा रहे हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि अमेरिका और रशिया को दोबारा करीब आना चाहिए, तो दरमियान में से ये कोल्ड वॉर के वॉरियर्स को निकालें आप। तो उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने उससे यूक्रेन तक रख दिया है कि जाएँ वहाँ जाके ज़ेलेंस्की से मिलें और मुबारकबाद दें, बैठें, मिठाइयाँ खाएं, जो करना है करें, लेकिन रूस के मामले में इन्वॉल्व ना हो। ये ज़हन में रखें कि जनरल कीथ केलॉग जो हैं ये जितने मुज़ाकरात हुए हैं, तो वो मुज़ाकरात चाहे जो है वो रशिया और अमेरिका के हुए हों या वो रशिया और यूक्रेन की टीम्स के दरमियान हुए हों सऊदी अरेबिया में, वो उनका हिस्सा नहीं थे। दोनों मुलाकातों में नहीं थे, लोगों ने नोट भी किया। तो जो जनरल कीथ केलॉग है बड़ी अच्छी रेपुटेशन है इनकी लेकिन ये कि ज़ाहिर सारी ज़िंदगी फ़ौज में रहे हैं, एक ख़ास माइंडसेट होता है। अच्छा जी, वो उस तरह बात करते हैं, नेटो में रहे, ज़ाहिर है नेटो उनके सर्व किया हुआ सारा। तो वो आप देखें ना, ये जितने लोग हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास में बहुत कम ऐसे हैं जो कि कैरियर डिप्लोमेट्स हैं या कोई कैरियर पुराना, वो पर कैरियर को तो उसमें तो आप देखें ना, स्टीव विस्कॉफ ने आगे कैसे मसले हल किए हैं। गैर रवायती अंदाज में दुनिया चल रही है ना, जो कैरियर डिप्लोमेट है जी, वो 50 साल से करते थे, बाबू तो उसी तरह से चलाते रहो, तो फेंक रहे उठा उठा के ट्रंप। और दुनिया में आप देखें कि ये चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि लोग अपने सिस्टम्स को उलट पुलट कर रहे हैं, नई दुनिया के हिसाब से आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि तो ये जो जनरल केलॉग को उन्होंने साइड पे कर दिया, उन्होंने कहा आपसे यूक्रेन देखें। और अब देखें कितनी अजीब बात है कि दोबारा अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन वो दोबारा अनाउंसमेंट को लोग सोच रहे हैं कि दोबारा क्यों अनाउंसमेंट, दोबारा इसलिए हुई है कि यूक्रेन तक कर दिया उनको। अच्छा, अब ये जो है ये तो ये अब वहाँ पर स्टीव वित्कॉफ जो है दोबारा, एक तो उन्होंने थोड़ी देर पहले उनका CNN के ऊपर ये बीपर आया और मैं उसको देख रहा था, उस पर उन्होंने कहा है कि स्टीव वित्कॉफ ने कि इसी हफ्ते
ट्रंप और प्यूटिन, प्रेसिडेंट प्यूटिन की बात होगी आपस में। अच्छा, बातचीत आपस में होगी दोनों की, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों के वो ख़त्म होंगे। और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? वो तो वही है ना कि भाई इसको जो वो कह रहे हैं कि भाई मुस्तकिल तौर पे आप इसको अनाउंस कर दें कि ये इसको रिकगनाइज़ कर लें, आप कह दें कि ये नेटो की फ़ौजियाँ कोई पीस कीपर्स नहीं आएंगे और ख़त्म होगी बात। अमेरिकन नहीं आएंगे तो बाकी भी नहीं आएंगे, और बाकी आएंगे तो फिर हम उनको देख लेंगे। आप नेटो से इसको अलग करें कि नेटो की छतरी फराम ना करें, इनको एड वगैरह जो फ़ौजी एड है ये सारी बंद कर दें। सिक्योरिटी, जब हमारी और आपकी बात हो रही, प्रेसिडेंट प्यूटिन जो है ना, प्रेसिडेंट प्यूटिन की एक बात आप जहन में रखें सारे, जो जो ये नहीं कि मैं कोई जो है वो कोई कम्युनिज्म या सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनैलिटीज़ की बात है। प्रेसिडेंट प्यूटिन अपनी बात से नहीं फिरते। कुछ मुल्क ऐसे हैं दुनिया में, जो कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनकी बातचीत और जिनकी ज़बान पे हर चीज़ चल रही होती है, वो लिखत पढ़त नहीं करते, चाहे उनमें शी जिनपिंग हो, चाइना हो, चाहे उसमें प्रेसिडेंट प्यूटिन हो। प्रेसिडेंट प्यूटिन की वो जो बात थी ना, वो जेंटलमैन प्रॉमिस हुआ था ना कि हम जी बर्लिन वॉल के बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई है और अब यहाँ पे नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी। उस वक्त रशिया ज़ाहिर है टूट फूट का शिकार, रियासतें टूट रही हैं, अलग हो रही हैं, होता गया। अब ये बोरिस येल्सिन के दौर में तो बिल्कुल ही फसाद खड़ा हो गया था, ये ओलिगॉर्ग्स आ गए और वो चैलेंज करने आ गए थे, वो प्यूटिन के सामने खड़े हो गए थे, हमारे बगैर तो हुकूमत, वो अरब खरबपति जिन्होंने दौलत कमाई थी, भाई नया नया सोवियत यूनियन टूटा और उसके नतीजे में वेस्टर्न सारे कूदे अंदर, उन्होंने माल बनाया, दौलतें कमाई, और वो प्यूटिन से कहते थे कि तुम हमारे बगैर यहाँ रह नहीं सकते। वो जो इनके ओलिगॉर्ग्स थे, जिनको खड़ा करके लाइन से एक एक करके प्यूटिन ने पहले तो अंदर निपटाना उनको, और सबको पकड़ के जेलों में डाला। और सब जो पहले भी मैं बात कह चुका हूँ, उसने कहा था कि मुझसे जितना पैसा लूटा है उसको यहीं पे रोक दो और यहाँ से दाल फैन हो जाओ मुल्क छोड़ के, वरना यहाँ की सियासत में इन्वॉल्व मत होना। वो कहते थे हमारे बगैर तो हुकूमत, अच्छा ये वजीर हमारा है, वो वजीर हमारा है। आखिरी जो था उसको 2012 में पकड़ के जेल में डाल दिया था प्यूटिन ने, और उसके बाद से ये मुल्क, अब देखें एक जनरेशन लगी, उसके बाद आज का आप रशिया देखें और आप 10 साल पहले का देखें तो करप्शन और चीज़ें और मामलात की खराबी, प्यूटिन ने उसके बिल्कुल हिसाब बराबर कर दिया। अच्छा, अब यह है कि अब वो नई दुनिया, अब देखें ना, अभी ताज़ा तरीन जो हुआ है, ताज़ा तरीन जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है उसमें, तो वो क्या है, वो ये है कि भाई उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को ख़त्म कर दिया, और जितने वॉइस ऑफ अमेरिका के अलावा ये रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो फ्री एशिया और ये सारे जो आउटलेट्स हैं, ये 1942 के बने हुए हैं। ये नाजी, ये दुनिया का सबसे पुराना प्रॉपर अमेरिका का, यानी आप समझें एक एंड ऑफ द एरा है। ये पूरा एक दौर ख़त्म हो रहा है कि जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका ख़त्म हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया 1942 में। ये जो है ये बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान फैसला हुआ था कि इसको बनाया जाए नाजी प्रोपेगेंडे के अगेंस्ट। और ये उसके इस वक्त जब ये बंद हो रहा है तो ये कोई 48 ज़बानों में इसकी नशरियात पूरी दुनिया में जा रही हैं। फिर ये कोरियन वॉर में बहुत इस्तेमाल हुआ। ये इतनी तेज़ी के साथ इसके ट्रांसमीटर्स लगे थे मुख्तलिफ जगहों पे कि ये जो है ये कोशिश ये थी कि किस तरह ये आयरन कर्टन के पार चाइना को भी में भी इसकी चाइनीज इसको सुने। फिर कोरियन वॉर में इसका बड़ा रोल रहा वॉइस ऑफ अमेरिका का। फिर सारी जो कोल्ड वॉर है उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका तो एज अ प्रोपेगेंडा यूज़ होता रहा, और उसको 360 मिलियन लोग दुनिया के अभी तक सुन रहे थे। लेकिन वो उसके 3,500 जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा गया कि आप छुट्टी करें, आप घरों पे जाएं, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। ये एंड ऑफ द एरा है। अच्छा, इसके साथ ही वो जितने जो ये जब हुआ ना 9/11 के बाद, तो अफ़गानिस्तान में खुल गए थे बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स अफ़गानिस्तान में खुल गए थे। उनको अमेरिकन जो है वो US एड मिल रही थी, अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद ये था कि वो वहाँ पर जो है वो लोगों को जमहूरियत पढ़ा रहे थे, जिसका नतीजा आज 2025 में देख रहे हैं कि वहाँ क्या जमहूरियत, अफ़गानिस्तान का क्या हाल हुआ है। अरबों रुपया झोंक दिया उसमें, और उसमें लोग जनाब ट्रेन हो रहे हैं और ये हो रहा है, और जमहूरियत ऐसे होती है, और जीम से जमहूरियत, और अलिफ से इंसानी हकूक़, और ये और फलाना और ढिमाक, अरबों रुपया अरबों डॉलर्स लोगों ने बनाए, और बना के वो अमेरिकन उनको भी छोड़ गए जो यहाँ पे मौजूद थे। कई मेरे ख्याल से जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे बंद हो जाएंगे। एनीवे, तो अब यह है कि ये पूरी तारीख ख़त्म हुई, और 83 साल के बाद 83 ईयर्स के बाद उन्होंने फैसला किया कि ये प्रोपेगेंडे का ये पैसा बिल्कुल बेकार है। मुझे बताएं कि कौन सी
क्या हुआ दुनिया में, क्या लोग सारे जो हैं वो ट्रांसजेंडर बन के घूमना शुरू हो गए, फलाना मार्च हो रहा है उसको सपोर्ट करो, फलानी एनजीओ खुल गई, फलाना ये हो गया, फलाना हो गया, इलेक्शन होना है, अच्छा जी उसमें इस तरह से बहुत गंद मची है इतने सालों में पूरी। बहुत अच्छा फैसला किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और ज़ाहिर है जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, ट्रेन जर्नलिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम दूसरा करेंगे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा था। और इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये भी अच्छी तरह याद है कि इन्होंने एक ज़माने में मुझे भी आँख दिखा दी थी और उन्होंने कहा था हम आज़ाद हैं। अच्छा, वो पैसा ले रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप से ही, और उन्होंने चंद साल पहले जो है ये 9 स्लाइड्स हैं जो पहली टर्म आई ना उनकी, तो उनके अंदर भी वो इनकलाब जाग उठा। पैसे वो ले रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट से, पैसे हम अमेरिकन से प्रेसिडेंट से अप्रूव करके, लेकिन उनके अंदर जो है ना डीप स्टेट अचानक उनके अंदर जाग उठी जो है ना, वो इनकलाब जाग उठा। 9 स्लाइड देखें उस जमाने की। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऐलान किया कि हम जो है वो ट्रंप टीवी नहीं है मतलब हम आजाद करेंगे, हम आजाद लड़ेंगे, मरेंगे, कट जाएंगे। ट्रंप ने आके उनको उड़ा दिया दूसरी टर्म। तो पहली टर्म में जो डीप स्टेट पीछे लगी हुई थी ना ट्रंप की, और दूसरी टर्म में आगे उन्होंने कहा सबको फेंको उठा के, बंद ही करो, मतलब प्रो ट्रंप एंटी ट्रंप को छोड़ तो जरूरत ही नहीं, तो फेंको उठा के बंद ही करो, डिपार्टमेंट को बंद करो। तो बहरहाल ये है कि सारे के सारे वो लीव पे चले गए हैं, और उसमें जो है वो ये सारा मामला हुआ। तो ये दुनिया अब जो है ये किसी और से, अच्छा अब आ गया कि यहाँ मामला एक तो थिएटर ये हो गया ना, यूक्रेन वाला थिएटर, एक ये थिएटर जो आपका इधर क्या होगा, गजा के सीज़फायर का क्या बना, और फिर ईरान का क्या बना, और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की तुलसी गैबर्ड, वो नई दिल्ली में है, इंडिया में है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर ले रहे हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब अहम किरदार बड़ी उन्होंने संजीदा, बहुत परेशान मौलाना साहब हैं, सभी लोग परेशान हैं जो मामलात को समझते हैं सियासतदान, और मौलाना साहब ख़ास तौर पे बहुत अरसे से ये जो उलमा के ऊपर हमले हो रहे हैं, और मौलाना साहब पे ख़ुद अटैक्स हुए हैं, उनके करीबी रफ़का पे अटैक्स हुए हैं। तो वो जब कल यहाँ पे शहादत हुई मुफ्ती शाकिर साहब की, तो उसके बाद वो रात को उन्होंने रात गए बात की, और वही उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब आगे आए या कोई आए और इन मामलात को हल करे। तो रवायती से बयानात हो रहे हैं ना, बिजनेस एज यूजुअल, ये गैर मामूली हालात हैं मुल्क में, ये मामूली हालात नहीं है, और मुल्क के अंदर जो है वो एक लगता है पूरा मुनज़्ज़म तरीके से, जैसे होता है ना बहुत से जगहों पे अटैक्स और सारा वो खोल दिया गया मुल्क के ऊपर। अच्छा, जो तुलसी गैबर्ड हैं वो इंडिया में है, इस पे ज़रा बात करते हैं। और तुलसी गैबर्ड भी बड़ी ज़बरदस्त एक ख़ातून है, और ज़बरदस्त ख़ातून इसे इसलिए इस तरह से कि बड़ा सफ़र किया उन्होंने, यानी बड़ा होता है ना बैशिंग और ये वो सारा मीडिया पीछे लगा हुआ है, ये इल्ज़ाम लग रहा है, वो इल्ज़ाम लग रहा है। ये 43 ईयर्स ओल्ड है, 43 साल इनकी एज है, और ये जो है ये 8वीं डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। अच्छा, इंडिया ये आई हैं, अच्छा इनकी वालदा हिंदू थी, और उन्होंने फिर अपने बच्चों के नाम सबके, तो तुलसी फूल है तो उसके नाम पे बेटी का नाम रख दिया, बाकी उनके जो बहन भाई हैं वो सारे हिंदू, और ज़्यादा इनका जो दौर है वो हवाई में गुजरा है, और ये वहाँ पे कोस्टल गार्ड्स में भी रही हैं, फिर ये फ़ौज के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे इन्होंने सर्व किया, इराक में भी गई हैं, बाकी सारा किया, और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई, डेमोक्रेट थी पहले, लेकिन उसके बाद जब इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले जब इनका सेनेट से कन्फर्मेशन हो गई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि आपके अंदर एक जो है वो रिपब्लिकन है, मुझे लगता है शुरू से रिपब्लिकन है, और वो तो बहरहाल वो उनकी टीम को बहुत बहुत आम रोल में वो इंडिया में है, और इंडिया से वो 3 मुल्कों का दौरा कर रही हैं। ये दूसरा उनका गैर मुल्की दौरा है तुलसी गैबर्ड का, वो पहले तो गई थी ना म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, ये दूसरा उनका दौरा इंडिया, और इंडिया के बाद वो अच्छा हवाई से इंडिया आई हैं, इंडिया से जो है वो जाएंगी जापान, थाईलैंड, और फिर अमेरिका वापसी से पहले वो गालिबन फ्रांस में रुकेंगी। इंडिया में जो है वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें काफ़ी मुल्क हैं, उस पर कल बात करेंगे क्योंकि अभी वो जारी है, अभी शुरू हुई है, तो उसमें कल बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से ममालिक के लोग आए, क्या हुआ था, क्लोज डोर है तो उसमें, लेकिन उसमें बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी के जो मेरे ख्याल से MI6 के चीफ आए हुए हैं, और उसमें जो है वो कनाडा के जो स्पाई चीफ हैं वो भी आए हुए हैं,
और उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के भी जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। कोई मेरा ख्याल है 20 से ज़्यादा मुल्कों के, एग्जैक्ट मैंने कहा ना अभी शुरू हुई है तो कल इस पर बात करेंगे कि उसमें क्या वो है, लेकिन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिद्दो वहाँ पे, जो इंडिया के NSA हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये अब इंटेलिजेंस जो है ना, ये भी अब ये 5 आइज़ नामी चीज़ भी कहीं गायब हो गई है। 5 आइज़ जो बनी थी उस वक्त दूसरी जंग अजीम के दौरान, पहले तो बनी थी ना 46 में, पहले तो मिले थे अमेरिका और बरतानिया कि जी हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, और फिर उसके बाद 48 में अमेरिका और बरतानिया ने कहा था कि कनाडा को भी ले आते हैं, तो 48 में कनाडा भी आ गया था, और 56 में जाके फिर इन्होंने कहा था कि ऐसा करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी ले आते हैं। तो ये उसके बाद 5 आइज़ बन गए, 5 आइज़ बन गए, और ये इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक पूरा सेटअप दुनिया में बना। और ये दूसरी जंग अजीम के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद के तमाम इत्तेहाद, सारा कुछ तहस नहस हो गया, ठीक है। और ये 5 आइज़ बने किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। अच्छा, 2018 में, अभी 17-18 में फिर ही चाइना की तरफ फोकस हो गए। 2017-18 में इन्होंने 5 आइज़ ने कहा कि जो हुआवे है ये तो नेशनल सिक्योरिटी का एक मसला है बहुत बड़ा, और इसको बैन कर दिया जाए, पूरी दुनिया में आगे पीछे किया जाए। अब जनाब 5 आइज़ की सूरत हाल ये है कि जो, यानी एक तो हो गया ना नेटो, वो तो एक बड़ा है ना, ये तो 5 आइज़ तो कमाल का है। और 5 आइज़ के जो शुरू में 2 लोग थे, यानी 2 मुल्क थे, यानी एक था बरतानिया और एक था अमेरिका। तो अमेरिका के जो नायब सदर हैं उन्होंने चंद रोज़ पहले, कुछ अर्सा पहले, अपने इलेक्ट होने से पहले, अब देखें कि कहाँ पे कैसे उन्होंने, जो JD वैंस हैं, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं वो बरतानिया है, ठीक है। ये मैं कोट कर रहा हूँ 15 स्लाइड। उन्होंने कहा लेबर पार्टी के अंडर जो बरतानिया है 15th, ये जब इलेक्शन से थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा पहला इस्लामी मुल्क बरतानिया है जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। ये अच्छा, ये इन्होंने ऐलान, बड़ी खप पड़ी कि जनाब ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा पहला इस्लामी मुल्क बरतानिया है, पाकिस्तान बाकी और कोई मुल्क नहीं, बरतानिया सबसे बड़ा पहला मुल्क। उसके बाद में टेलीग्राफ कोट करूँ 16, ब्रिटेन इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स अंडर लेबर क्लेम ट्रम्प वाइस प्रेसिडेंट पिक। अच्छा, इशू ये है सारा कि ये अब 5 आइज़, अच्छा एक तो हो गया बरतानिया। अच्छा, बरतानिया में आपको पता है इलॉन मस्क लगे हुए पीछे, वो केयर स्टेमर हटेगा, ये डिक्टेटर है, ये फलां दिमाग, उनको पूरे वो ज़ेलेंस्की प्रोजेक्ट से यूक्रेन के आउट कर दिया हुआ है। कभी वो इजलास हो, इस हफ्ते फिर शायद मिलिट्री चीफ्स बैठेंगे दोबारा यूरोप के, वो देखेंगे भाई क्या ये नए ये क्या हो क्या रहा है, कुछ हमें भी तो पता चले क्या हो रहा है, मतलब। अच्छा, कनाडा जो उसके बाद आया था 1948 में 5 आइज़ में, वो कहते हैं ये तो हमारा 51st स्टेट है और इसका तो वज़ीर आज़म तो गवर्नर है। वो बेचारा रिज़ाइन करके उसी की नज़र हो गया, वो बयानात तो संभाल ही नहीं पाया। जस्टिन ट्रूडो साहब गायब हो गए, उसके वो क्या हुआ कैसे हुआ, जनाब अगले वज़ीर आज़म आ गए, उनके स्पाई चीफ भी मौजूद हैं। अच्छा, अब मसला ये कि तो 5 आइज़ किधर गया भाई? वो 5 आइज़ में जो है वो मेरे ख्याल से जर्मनी के भी शायद सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, मगर ये आप ये देखें कि ये अब इंटेलिजेंस सिर्फ मेरे ख्याल से मुल्क अपनी अपनी इंटेलिजेंस या बहुत कम इंटेलिजेंस दूसरों से शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। जो एक दुनिया जिस तरह देखें, बरतानिया और अमेरिका की अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग देखें, 1 मिनट में उन्होंने कहा कि मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, इलॉन मस्क ने, और इंटेलिजेंस रोकी है उन्होंने, कवर रोका है। उसके बाद अब देखें वो कहीं से कहीं प्यूटन पहुंच गए। तो ये जो इंटेलिजेंस मीटिंग हो रही है, बस ये हो तो रही है, लेकिन ये है कि इसमें से आगे क्या निकलेगा। अच्छा, इसमें 5 आइज़ के आ रहे हैं सारे, वो शायद अलग से बैठे, 5 आइज़ वाले भी अलग से बैठे हैं, बरतानिया, अमेरिका। अब अमेरिका तो बरतानिया के साथ क्या इंटेलिजेंस, तो उन्होंने कवर हटा लिया था यूक्रेन के ऊपर से, तो वो बस चलाओ करके ना तुलसी गड़बड़ भी निकलेंगी यहाँ से, तो जो वो हैं, और वो भी निकलेंगी जापान, और फिर थाईलैंड जाएंगी, और फिर फ्रांस से होती हुई वापस चली जाएंगी। तो ये क्योंकि ये जो लोग हैं, सारी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के लोग हैं, एक तो इनमें ये है कि रवायती बाबू नहीं है, ये रवायती सियासत नहीं कर रहे, ठीक है। और ये है कि जैसे प्यूटन अपनी ज़बान पे कायम रहने वाला आदमी, इसी तरह ट्रंप भी अभी तक अपनी ज़बान पे कायम रहने वाला आदमी है, बावजूद इसके कि उसने हुतीज़ पर अटैक किया है। लेकिन यह है कि वो स्टीव विटकॉफ का जो प्लान है वो आगे बढ़ेगा। शायद हुतीज़ पे रिएक्ट करें, एक आध मिसाइल उन्होंने मारा है,
अभी जो मैंने आपसे कहा ना इजिप्ट के पास गिरे जाके 2 4 5 10 कैजुअल्टीज पे हो भी जाएंगे, कुछ नहीं होगा क्योंकि स्टीव वित्कॉफ दरमियान में। और एक बात ध्यान में रखें, इसमें फाइनल वर्ड जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का होगा। जो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ कि अब ये मामला जो है ये मामला सिर्फ गज़ा या हमास या उसका नहीं रहा, इसमें अरब लीग आ गई है। और अरब लीग आ गई है, और इसमें इजिप्ट है, और इसमें जॉर्डन है, और इसमें सऊदी अरेबिया है, और इसमें सारे मुल्क हैं, और ओआईसी आ गई है। सारे मुल्कों ने इंडोर्स कर दिया उस प्लान को, वो जो प्लान है उसको इंडोर्स करके आगे बढ़ो। और इसमें रशिया आ गई। देखिए हुती इसके ऊपर हमले से पहले उन्होंने पूछा है लेवरॉफ से, लेवरॉफ ने कहा कि रुकें और फोर्स इस्तेमाल नहीं करें। देखिए ना एक ट्रस्ट। और उसके बाद फिर ये तय हुआ है, स्टीव वित्कॉफ ने जो बीपर दिया थोड़ी देर पहले CNN पर, उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते टेलीफोन पे बात होगी। सवाल ये है सारा कि सबको पीछे हटना होगा। अगर अमन की तरफ जाना है सबको पीछे हटना होगा। पुतिन पीछे हटेंगे, थोड़ा सा ट्रंप पीछे हटेंगे, उधर से ये हमास पीछे। हमास ने तो कहा है कि हमारा इसमें कोई लेकिन ये कि मैं गारंटी दो, क्योंकि माजी में धोखे खाए हुए ना, तो मैं गारंटी दो भाई कि यहाँ पर जो है, और उस पर मान गया ये जो गज़ा प्लान है वो तो बिल्कुल मुनासिब है कि कुछ इलाकों के अंदर वो जो है वो उनकी तामीर होती रहेगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारी अरब दुनिया से पैसा भी तो लेना है, उनकी तरह डील भी तो करनी है। बिलियन मिलियंस ट्रिलियंस पता नहीं क्या क्या, कितने जीरो, एक के आगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो बात ये सारी कि वो जाहिर है कि नेतन्याहू को उन्होंने बस वो थपकी दी हुई है, तो ईरान का ये होगा फलां होगा ढिमाकना होगा, लेकिन ये है कि ईरान खत भी तो भेजाए और यूएई के थ्रू भेजाए। तो ये भी तो सारा चल रहा है ना ट्रैक 2 पे। तो अब ये है कि इस वक्त जब ये बड़े अहम फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इससे गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करें या आपस में बैठ जाएं। अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते तो फिर ये मुल्क अजीब एक सूरत हाल में इस तरह तो चल नहीं सकता। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि एक तो ये कि वैसे दिल दुखी है जो ख़बरें आ रही हैं शुहदा की और बाकी, अल्लाह ताला ये दहशत गर्द जो भी हैं, और ये मतलब है कि ये अजीब सा हो रहा है, इतनी उसमें अफवाहें भी हैं सारी, वो भी कि सुकून वापस आए और ये जो दहशत गर्दी ख़त्म हो और हम निकले इस चक्कर से। क्या चक्कर, कमेटी मीटिंग मिलेगी, उससे बात करो, उससे ये करो, उसको पैसे दे दो, उसको वजारत दे दो। इन हालात के अंदर तो मैं तो हैरान भी हो रहा हूँ, और दुनिया भी शायद हैरान हो रही है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।